हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और स्वागत है आप सभी का इस प्रीवियस ईयर पेपर के सेशन में। आज के पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 2 2023 का सेट ए, यानी कि इस सेट में बहुत सारी चीजें नई देखी गई थी बेटा। देखो 2021 से काफी सारी चीजें नई इंट्रोड्यूस हुई है। सो फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज के पेपर में सेट ए की। इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ऐसी मैंडेटरी चीजें जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, एग्जाम में क्या क्या करना होता है वो तो जनरली सबको ही मालूम होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कौन सी चीजें नहीं करनी है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए हम बात को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जितने भी पेपर्स को अटेम्प्ट करो, वैसे तो मेरा यही रहेगा कि आप एक बार में ही क्वालिफाई कर जाओ, बट जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो, चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे वो रियल टाइम पेपर हो, आप इंस्ट्रक्शंस को 1 मिनट देकर जरूर पढ़ ले कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या नहीं करना है। डू नॉट राइट वाली चीजें तो जरूर पढ़े। ठीक है, तो यहां पे 10 पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बाद में शुरू होता है हमारा एग्जैक्ट पेपर, जहां पे कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टार्टिंग के लिए हो सकते हैं। जैसे कई बार देखा गया कि भैया पेपर स्टार्ट हो रहा है आपका सबसे पहले सबसे भयानक चीज से, जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। कई बार पेपर उससे स्टार्ट हुआ, जिसमें पेपर बहुत ज्यादा लेंदी लगने लगता है स्टार्टिंग में ही। लेकिन फिलहाल यहां पे शुरुआत काफी अच्छी चीज से हुई है, जो है पार्ट ऑफ स्पीच। आपको करना बहुत सिंपल सी चीज होता है भैया, आपको सीधा पेपर को इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक सेंटेंस दिया होगा। डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करेंगे। ये कह रहा है मैच द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड इंडिकेट योर रिस्पांस ऑन द आंसर शीट्स अकॉर्डिंगली। देखो भैया, बहुत आसान सा चीज है ये। आपको यहां पे हर सेंटेंस में एक पार्ट को अंडरलाइन करके दिया होगा, आपको बताना होगा किस पार्ट ऑफ स्पीच का ये अंडरलाइन वर्ड है। इतनी सिंपल सी बात है। अब यहां पे शुरुआत करने के लिए पहला क्वेश्चन दिया है, द आर्टिस्ट pranced अराउंड द स्टेज सिंगिंग enthusiastically। बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो यहां पे बात हो चुकी है हमारी द आर्टिस्ट है ये, और यहां पे prance अराउंड का मतलब है कोई काम है जो हो रहा है। अब यहां पे prance अराउंड लग जाता तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाता, लेकिन यहां पे सिर्फ pranced को पूछा गया है। हमें पता है फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को यूज करके बनते हैं। तो अराउंड हो गया प्रेपोजिशन, pranced क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया। तो यहां से नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को हटा देंगे, वर्ब यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। इतना सिंपल सा काम बेटा यहां पे आपका देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है ये, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है पुट द फोक एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। देखो इन क्या कह रहा है बेटा, इन काम कर रहा है किस चीज का, यहां पे ये पोजीशन बता रहा है। हमने सीखा था जो भी चीज पोजीशन की बात करेगी उसको हम प्रेपोजिशंस में मानते हैं। तो यहां से वर्ब कंजंक्शन और डिटरमाइनर बाहर हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए प्रेपोजिशन हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो थोड़ा सा स्पीड में करना शुरू करेंगे, जस्ट बिकॉज बहुत सारे पेपर्स आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं हमारे साथ में, और अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ ली हैं, और गोल्डन रूल्स के थ्रू हमने ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। तो बात यह है कि अब उसको अप्लाई करने की, तो जैसे जैसे अब और पेपर्स आते जाएंगे थोड़ा सा स्पीड हम तेज करते जाएंगे, जिससे आपकी भी एबिलिटी जो अटेम्प्ट करने की है वो भी स्पीड होती जाए, और हम साथ साथ में थोड़े से कम टाइम में ही पूरा पेपर सॉल्व करना है कैसे, वो चीज देखते जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। अब यहां पे एक चीज मालूम चल रहा है एक्सक्यूज मी, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। अब वो आई थी स्लोली, तो केम स्लोली का मतलब है, केम क्या है बेटा, वर्ब है। वर्ब कैसे हो रहा है ये बात कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो एडजेक्टिव बाहर, एडवर्ब आंसर हो जाएगा, वर्ब और प्रोनाउन को हटा देंगे। तो स्लोली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा, एडवर्ब है। इतना सिंपल है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये कह रहा है ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। अब यहां पे एक चीज हमने मान ली थी कि भैया जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा, जैसे अलास आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, हुर्रे आ गया यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, ओ नो आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, ये सारी चीजें किसके साथ रिलेट हो जाती हैं, सीधी सी बात है इंटरजेक्शन कहलाता है ये। हर पेपर में ये चीज आपको बताता हूं मैं। तो यहां पे प्रेपोजिशन, आर्टिकल और नाउन बाहर हो जाएंगे, इंटरजेक्शन हो जाएगा भैया यहां पे करेक्ट चॉइस। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें ऑलरेडी बहुत बार मैं बता चुका हूं। जो नई चीजें होंगी रुक के समझाऊंगा, और ऐसे भी हम यहां पे पेपर डिस्कस करें तो थोड़ा सा स्पीड बेटा आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। सो ओनो का पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा बेटा यहां पे इंटरजेक्शन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th की, सॉरी 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन आई गेस इस साइड में है। ठीक है, 5th क्वेश्चन बोल रहा है दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। अब हमने क्या सीखा था, जब भी हमको किसी का पार्ट ऑफ स्पीच पता लगाना हो और अगर वर्ब के पहले वाली चीज हो तो हम पहला वर्ब को स्पॉट कर लेते हैं। अब यहां पे आर है पहला वर्ब, इस वर्ब के पहले अगर एक वर्ड होगा तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, ये बात तो पक्की है।
अब दे लिखा है तो नाउन तो होगा नहीं, वरना नाम लिखे होते बहुत सारे, दे हो गया तो नाउन नहीं है, तो नाउन हट गया। नाउन की जगह पे और क्या हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो नाउन तो है नहीं, बच गया क्या बेटा, प्रोनाउन, तो एडवर्ब हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, कंजंक्शन भी नहीं है ये, तो दिस वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रुख करते हैं। देखिए बेटा 6 क्वेश्चन कह रहा है द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। अब यहां पे डल का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है हमें। देखो डल क्या है, कैसे जानेंगे, देखिए बेटा यहां पे बात क्या हो रही है, द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। अब यहां पे क्लाउड्स कैसे हैं, डल और ग्रे हैं, है ना, ये बात हमको मालूम चली, डल और ग्रे हैं, क्या चीज है, क्लाउड्स है। तो क्लाउड्स क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लाउड्स कैसे हैं, ग्रे हैं, एडजेक्टिव हो गया। क्या और कैसे हैं, डल हैं, ये भी एडजेक्टिव हो गया। द क्या हो गया, आर्टिकल, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी प्ले कर रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। तो नाउन है क्लाउड्स, एडजेक्टिव ग्रे भी है, डल भी है और द भी है, तीनों एडजेक्टिव्स हैं। हमें क्या बताना है, डल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन बाहर, एडवर्ब बाहर, वर्ब बाहर, क्या बच रहा है, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी के साथ, सॉरी डी के साथ हम चले जाएंगे। देखो कितना आसान है ये चीज, और हर बार मैं आपको यही वाले लॉजिक्स बताता हूं कि भैया इसी हिसाब से करोगे तो सही होता जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा रुकेंगे नहीं हम इस पे, फटाफट आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, चलो द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। अब यहां पे क्या बात हो रही है, ओवर की बात हो रही है। हमने पढ़ा था ओवर, अंडर, ये वाले वर्ड्स क्या काम करते हैं, प्रेपोजिशन का काम करते हैं, और यहां पे वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव को तुरंत बाहर निकालने का भी काम कर देंगे। बच रहा है प्रेपोजिशन, ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम इसकी कर देंगे सगाई, और ये हो गया बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां पूछ रहा है कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। अब यहां पे परमिट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखो बेटा कैश मशीन्स क्या करते हैं, परमिट दे देते हैं लोगों को। परमिट का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, एक्शन, मतलब ये क्या है, एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या दिखाता है बेटा, वर्ब दिखाता है, तो परमिट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही, नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब यहां से बाहर हो जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट चॉइस। देखो कितना आसान है। चलो अगले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 9th की बात करेंगे, द नॉवेल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। अभी लूजली बेस्ड, अब ये क्या है, द नॉवेल इज लूजली बेस्ड। देखो बेस्ड क्या है, वर्ब है, इज क्या है, वर्ब है। वर्ब को क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकता है और कुछ नहीं करेगा। दूसरी बात यहां पे एलवाई लगा होता है तो ये और कंफर्मेशन हो जाता है कि भैया ये क्या होगा, ये एडवर्ब ही होगा। तो यहां से वर्ब बाहर हो रहा है, एडवर्ब इन हो रहा है, नाउन और एडजेक्टिव तो ये नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Since children have so much homework to do, their play time is very limited. To do their play time is very limited. उनका जो play time है वो बहुत limited है। अब देखो ये है पहली वर्ब, वर्ब के पहले ये पहला वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन, उसके जस्ट पहले जो वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। ठीक है, और यहां से दूसरा वर्ब है तो ये बाहर हो जाएगा। यहां पे देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड लिखा हुआ है। अब यहां पे इज है पहली वर्ब, इसके पहले जो वर्ड होगा नाउन हो जाएगा, उसके पहले जो वर्ड होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देयर का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताना था, प्ले टाइम का बताना है, तो प्ले टाइम क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो नाउन और प्रोनाउन हो सकता था, प्रोनाउन होता तो हम इट या कुछ लगाते ऐसा। प्ले टाइम यहां पे एग्जैक्टली लिखा है तो ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव और वर्ब तो हो नहीं सकता, यहां पे प्रोनाउन भी नहीं है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज नाउन। तो 10th चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखो कितना आसान क्वेश्चंस आते हैं, हर बार यही सेम लॉजिक्स छोटे छोटे से जो होते हैं इन्हीं के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। अब यहां पे बोल रहा है इन दिस सेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड ईच सेंटेंस इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। सिंपल सा काम करना है, यहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के लिए आपको एक एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है भैया। अब हर ब्लैंक स्पेस में क्या करना है आपको, एक वर्ड ऐसा है जो 4 ऑप्शंस में से आपको भरना है, जिसके बेसिस पे ये जो सेंटेंस होगा ये प्रॉपर मीनिंग निकालने लगेगा। तो चलो फिल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट Another version of the play based on the text was reenacted successfully after the prosecution and eventual dash of enacting the play in the public theater by the government. अब देखो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो हम यूज करते हैं इस चीज में जो चीज बताई जाती है बाय द डॉक्टर्स या कोई सजेस्ट करता है जब। ठीक है, यहां पे प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्राइबिंग ऑफ इनएक्टिंग। देखो प्रोस्क्राइबिंग में यहां पे आईएनजी वाला फॉर्म नहीं लग पाएगा तो सी बाहर है। स्क्रीनिंग यहां पे नहीं लगेगा, स्क्रीनिंग ऑफ इनएक्टिंग का कोई मतलब नहीं बन रहा है। यह है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेटा ऐसी कोई चीज जो देखने से ही मालूम चल जाए कि ये चीज ऐसी हो रही है। तो क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल प्रोस्क्रिप्शन ऑफ इनएक्टिंग। सो TION वाला जो है यही वाला इसके साथ फिट हो जाएगा, इस वजह से ING वाला गलत हो जाएगा। देखो प्रोस्क्रिप्शन का ING फॉर्म प्रोस्क्राइबिंग होता है, लेकिन ING नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे प्रोसिक्यूशन था TION
एंड से जुड़े हैं तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, ION, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा यहां पे करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे पूछ रहा है, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज डैश फ्लड, व्हेन देयर वाज डैश फ्लड। अब देखो रेवेज तो यहां पे नहीं लिखेंगे, डेवास्टेटिंग मतलब तबाह करने वाला, सैल्यूब्रियस भी बाहर हो जाएगा, एमिलियोरेटिव भी बाहर हो जाएगा। देखो इंप्रूविंग वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, यहां पे फ्लड है तो ऐसा चीज दिखाना पड़ेगा जो चीज क्या कर रहा हो, तबाही मचा रहा हो, बेकार कर रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, तो पॉजिटिव वर्ड्स तो यहां से बाहर हो जाएंगे, है ना, सैल्यूब्रियस, एमिलियोरेट, ये सब बाहर हो जाएंगे। जो चीज इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो या अच्छा दिखा रहे हो ये सब बाहर है। डेवास्टेटिंग मतलब सब कुछ बर्बाद करने वाला, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी बेटा, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डेवास्टेटिंग फ्लड। ठीक है, चलो आगे नंबर 12 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 13। देखो, डेविस इज नॉट श्योर वेदर ही शुड डैश द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर द डार्क। देखो बेटा, अब यहां पे डेविस श्योर नहीं है कि वेदर ही शुड डैश द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क, रात होने के बाद, अंधेरा होने के बाद। अब देखो या तो वहां से निकलना है या तो वहां पे आना है, या तो निकलना है या तो आना है, दोनों में से कुछ एक हो रहा है। देखो स्टे तो नहीं होगा, रहना तो इज अ सेफ थिंग, है ना, और स्टे नहीं होगा, या तो जाना होगा या तो आना होगा। अब वेदर ही शुड के बाद में या तो लीव हो सकता है या तो लीव्स हो सकता है, लेफ्ट की बात नहीं होगी। शुड के बाद में बिना बी का हम V3 नहीं लगा सकते, तो लेफ्ट तो यहां से बाहर हो गया, या तो लीव या तो लीव्स। अब हमें मालूम है कि जब भी कभी मॉडल्स होते हैं, जैसे शुड भी एक मॉडल है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स हैं। अब शुड के बाद में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है लेकिन बिना SES फॉर्म का, इसलिए लीव्स यहां पे गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज लीव। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करती है। 14 देखो, दे डैश एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। दे डैश एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू, उन्होंने ऐसा ही किया जैसा रिस्पॉन्सिबल लोग करते हैं। दे बिहेव्स तो हो नहीं सकता, दे प्लूरल है तो बिहेव्स गलत हो गया, बिहेव्ड हो सकता है, दे बिहेविंग नहीं होगा क्योंकि ING से पहले इज एम आर वॉज वर चाहिए होता है, दे बिहेविंग गलत है, दे बिलीव कुछ नहीं होगा, इट वुड बी दे बिहेव्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली करेक्ट चॉइस। सो दे बिहेव्ड एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, चलो आगे 14th इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्रिमिनल लॉ हैज टेकन लॉन्ग डैश इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन बाय मेकिंग वेरियस प्रोविजंस। So criminal law has taken long dash. Criminal law has taken long dash in facilitating access. Has taken long stand. अरे has taken long stand थोड़ी, has taken long aside भी नहीं, walk भी नहीं, क्या हो जाएगा, has taken long strides in facilitating access to justice for women by making various provisions। कह रहा है क्रिमिनल लॉ ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इस चीजों को, women making various provisions में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, तो इट वुड बी लॉन्ग स्ट्राइड्स की बात हम यहाँ पे करने लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा करेक्ट आंसर की तरह। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 क्वेश्चन कह रहा है, मेनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, अब बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, क्या चीज डील करने के लिए बेटा, क्या चीज डील करने के लिए, डैश अगेंस्ट वुमेन, तो टेरर अगेंस्ट वुमेन। अब देखो यार, टेरर तो किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है, तो टेरर अगेंस्ट वुमेन नहीं, क्रिमिनल्स अगेंस्ट वुमेन भी नहीं, डिफिकल्टीज अगेंस्ट वुमेन भी नहीं, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय वुमेन हो सकता है, क्रिमिनल्स अगेंस्ट वुमेन का कोई सेंस नहीं है, इट वुड बी ऑफेंसेस अगेंस्ट, जैसे मतलब उनको कोई चीज ऑफेंसिव लग जाए या फिर जो भी चीजें उनके अगेंस्ट में हो या उनको फेवर ना कर रही हो, दैट वुड बी टर्म्ड एज ऑफेंसेस यहां पे। सो प्रॉब्लम्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, है ना, जो भी चीजें उनके खिलाफ हम कर देते हैं या फिर जो भी चीजें उनके खिलाफ हो रही हैं, जो ऑफेंसिव हो जा रही, जो बुरी लग जा रही हैं, those things would fit there। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करी जाए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अ पर्सन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पस विल ऑल्सो नॉट कम अंडर द डैश ऑफ दिस एक्ट। अब जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज को कमर्शियल पर्पस के लिए परचेज कर रहा है वो आदमी भी इसके अंडर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर द रिव्यू ऑफ दिस एक्ट। अबे एक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू एक्ट अंडर द रिव्यू नहीं होता है, अंडर द व्यू नहीं होगा, अंडर द व्यू किस लिए होता है, जब हम पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। लिमिट्स ऑफ दिस एक्ट नहीं होता, परव्यू ऑफ दिस एक्ट होता है। देखो लिमिट होती है उस चीज की एक्सक्यूज मी, लिमिट होती है उस चीज की जिस चीज को ऐसे प्रॉपर डिसाइड कर दिया जाए। जब भी कभी लॉज या एक्ट्स की बात आएगी उसके लिए हमेशा परव्यू लगाया जाता है ना, किसी के नजरिए से जब हम बोलते हैं दैट्स परव्यू। सो इसमें चलेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, इधर ही है। क्वेश्चन 18 कह रहा है,
द emergence of a sovereign Indian nation was dash on the notion of equality. Promised, looked, premised या depend. The emergence of a sovereign Indian nation was dash on the notion of equality. Equality के notion पे यह चीज क्या करी गई थी बेटा? फॉर्म की गई थी, है ना? तो यहां पे प्रॉमिस्ड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉमिस नहीं था, लुक्ड भी नहीं था, प्रेमाइज या डिपेंड, डिपेंड तो लगाएंगे नहीं, डिपेंडेंट हो सकता था, प्रेमाइज लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो नंबर 19 की बात करते हैं। इन मणिपुर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट कंटिन्यूज टू डैश अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म इज खोंजगोम पारवा। ठीक है, that continues to dash a sense of patriotism. Instill, install, installs या installed, एक ही ऑप्शन यहां पे सेंस दे रहा है बेटा। देखो ऐसी चीज मणिपुर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट कंटिन्यूज टू डैश अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, जिसको पढ़ के लगता है कि भाई सच में जग रही है, तो दैट्स इंस्टिलिंग। इट्स नॉट इंस्टॉल, इंस्टॉल्स और इंस्टॉल्ड। अबे ह्यूमंस के अंदर इंस्टॉल थोड़ी हो जाएगा, इट वुड बी इंस्टिल, है ना? मतलब जो जगा दे, जो आपके अंदर से झकझोर दे कि भाई पेट्रियोटिज्म आ गया है, दैट्स इंस्टिल। ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली चॉइस। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी वर्ड को पढ़ के उस टाइम पे उसका सेंस निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। 20 देखेंगे, women's autobiographies in the post-independence period can be seen as dash of their literary interest. Can be seen, excuse me, can be seen as dash of their, क्या चीज है? सबसिस्टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि ये लो फील कराने की बात तो नहीं हो रही है, इंसिस्टेंस भी नहीं होगा, इंसिस्ट भी नहीं कर रहा है, इनको कोई एविडेंस हो सकता है, डिपेंडेंस हो सकता है, डिपेंडेंस ऑफ देयर तो नहीं होगा, एविडेंस होगा। मतलब क्या बेटा? प्रूफ ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट, है ना? ये क्या मतलब दे रहा है? प्रूफ ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट। देखो वुमेन्स ऑटोग्राफीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी सीन एज द प्रूफ ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट। क्या दिखा रहा है कि भैया इनको सच में इंटरेस्ट था लिटरेरी कामों में, तो उसके लिए एविडेंस या प्रूफ वर्ड को हम यहां फिट करेंगे। प्रूफ बहुत सिंपल हो जाता है, इसलिए इन्होंने एविडेंस लिख के मुश्किल करने की कोशिश करी है। So we'll go with option number C in question number 20. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। Now this is about ordering of words in a sentence. देखो बेटा अभी तक हमने जितना पढ़ा है, फिलहाल अभी तक हमने 2023 के अप्रैल वाले अटेम्प्ट तक हमने सारे पेपर्स किए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2017। 2017 का हमने दो पेपर किया, 18 का 2 किया, 19 का 2 किया, 20 का 2 किया, 21 का 2 किया, 22 का 2 किया और 23 का 1 किया। कितने में? 2 4 6 8 10 12 13 पेपर में अभी तक फिलहाल कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये 14th पेपर जो हम कर रहे हैं, इसमें ऐसा दिख रहा है कि जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, ये भी इतना लंबा लंबा आ गया है। अभी तक क्या होता था? 3 4 या मैक्सिमम 5 वर्ड्स को अंडरलाइन करते थे और यहां तक कि अब मैक्सिमम 2 लाइंस में आ जाता था। ये वाला इन्होंने ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो छोटे वाले क्वेश्चंस होते थे, उनको भी इतना लंबा कर दिया है। तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन सामने आएगा इसको फटाफट एकदम धाराशाही कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा लेंदी वाला कॉन्टेक्स्ट इन्होंने बना दिया है। चलो पढ़ते हैं डायरेक्शंस। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ व्हिच हैव बीन जंबल्ड। दीस पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड एज P, Q, R and S. Given below, each sentence has 4 sequences, namely A, B, C and D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. सीधी सी काम है यहाँ पे, हर सेंटेंस, हर क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को भैया 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। आपको बताना है किस हिसाब से अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो ये बढ़िया मीनिंग देने लगेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं करना। सबसे पहली बात है भैया, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, was gradually engulfed the society with its concomitant। ठीक है, ना पी शुरू कर सकता है, ना पी खत्म कर सकता है, ये बात समझ आ गई है, क्योंकि वॉ से शुरुआत नहीं हो सकती, तो पी यहां पे खत्म कहीं नहीं कर रहा है, ए से शुरुआत हो रही थी, तो ए ऑप्शन यहां पे बाहर चला गया भैया। अब देखो, वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियोसिटी विच, अभी विच के आगे क्या चीज बोला जा रहा है नहीं मालूम, मतलब क्यों भैया खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन शुरू कर सकते हैं, चलो ठीक। वाइल प्लेज विद माइथोलॉजिकल कंटेंट कंटिन्यू टू बी इन वोग, ठीक है, आर भी हो सकता है कि जब प्लेज होते, है ना, यहां पे वाइल का मतलब कनेक्टिंग से भी होता है और वाइल का मतलब बेटा जब भी होता है ना, वो टाइम जब ऐसा हो रहा था, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग के कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकल सकते। कंटेंट कंटिन्यू टू बी इन वोग, इंप्लीकेशन फॉर द स्टेज फ्रॉम द थर्ड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, चलो ये भी स्टार्टिंग और खत्म करने के लिए है। सो वी आर लेफ्ट विद आर क्यू क्यू पी क्यू आर, तो देखते हैं आर क्यू क्यू पी और क्यू आर में कौन सा सेंस बनाता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद आर क्यू। देखो यहाँ पे, वाइल प्लेज विद माइथोलॉजिकल कंटेंट कंटिन्यू टू बी इन वोग, आर के साथ में है क्यू, वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियोसिटी विच, फिर यहां पे विच के बाद में आ रहा है पी, विच वॉज ग्रेजुअली इनगल्फिंग, ठीक है।
अब यहां पे Q के साथ में तो P ही चाहिए, ये बात तो फिक्स हो गई है ना। विच के साथ में तो मुझे P ही चाहिए, क्योंकि विच के साथ में इंप्लीकेशन भी नहीं आ पाएगा, विच के साथ में वाइल भी नहीं आ पाएगा, तो Q के साथ में P चाहिए। QP का भैया हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब QP जहां नहीं आ रहा है उसको तुरंत बाहर निकालो। देखो QP यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, इधर QP नहीं आ रहा, डी ऑप्शन बाहर हो गया। ठीक है, चलो अब QPSR की बात करते हैं। देखो, वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियोसिटी विच वाज ग्रेजुअली इनगल्फिंग द सोसाइटी विद इट्स कंकॉमिटेंट, QP हो गया, फिर आएगा S, with its concomitant implication for the stage from the third decade of the 20th century, while plays with the mythological content continue to be in vogue। अब इसने थोड़ी सी बात को उल्टा कर दिया बेटा, है ना। ये कुछ वैसा ही हो गया है कि जाके सोया था मैं जब खटिया पे अपने घर पे तो मुझे लगी थी भूख, ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो इस वजह से हम फिलहाल प्रेफरेंस की अगर बात करें तो QPSR ने बात तो वही कही है, लेकिन RQPS ने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया है। सो आई वुड प्रेफर B नॉट C, इट वुड बी ऑप्शन नंबर B एज द करेक्ट चॉइस। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 says डिफेंड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, एम्फेसाइज द वर्च्यूज ऑफ कंपटीशन। देखो, डिफेंड कर रहा है कोई भी चीज प्राइवेट प्रॉपर्टी को, मतलब भैया P क्या कर रहा है, शुरुआत नहीं कर पाएगा। कौन डिफेंड कर रहा है, क्या डिफेंड कर रहा है, क्या डिफेंड कर रहा है वो तो लिखा है, कौन डिफेंड कर रहा है, यह वर्ब किसके लिए यूज लिखी है नहीं मालूम अभी, तो P शुरुआत नहीं कर पाएगा, एक ऑप्शन यहां से तुरंत बाहर हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो, एम्फेसाइज द वर्च्यूज ऑफ कंपटीशन, किस बेसिस पे ये चीज बोला जा रहा है फिलहाल अभी तो चलो मालूम नहीं है। क्यों बोल रहा है, बट ऑल्सो एज एन आइडियोलॉजी, क्यों शुरुआत नहीं कर पाएगा, एक ऑप्शन यहां से बाहर हो गया। ठीक है, इन इट्स ओन राइट स्पेसिफिकली वन दैट, अब क्यों खत्म भी नहीं कर पाएगा, चलो खत्म कहीं नहीं हो रहा है। एंड सजेस्ट दैट, आर शुरुआत नहीं कर पाएगा, चलो ठीक है। प्रॉस्पेरिटी विल रिजल्ट फ्रॉम द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट मेरली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे खत्म कर रहा है हमारे पास में P और R। ठीक है, अब देखते हैं SR ठीक है या SQ ठीक है। SR को पढ़ते हैं पहले। कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट मेरली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। S के बाद में है R, एंड सजेस्ट दैट जनरल प्रॉस्पेरिटी विल रिजल्ट फ्रॉम द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अरे is sometimes treated not merely as an economic system। अब not के बाद में हम क्या लगाएंगे, not only as an economic system but also as an, तो S के साथ में R ना लग के क्या लगेगा, but also लगेगा बेटा, not only। देखो merely का मतलब only होता है, ये चीज याद रख लो, थोड़ा सा गेम खेला इन्होंने। not merely को लिख, not only को लिख दिया है not merely, तो not only के साथ में बेटा क्या लगता है, but also, तो S के साथ में कौन सा लग जाएगा, Q लग जाएगा, but also यहां पे है, S के साथ में Q इन हो जाएगा, B बाहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा करेक्ट चॉइस की तरह हमारे पास में। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चंस तो हैं, बस ये कि सेंटेंसेस को इन्होंने लंबा लंबा कर दिया है, कोई बात नहीं, हम लंबा लंबा सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23वां क्वेश्चन कह रहा है द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर आर दे, नॉर क्यों बोला गया है, इसका मतलब इसके पहले क्या आएगा, नाइदर की बात यहां पे करनी चाहिए बेटा, है ना। nor are they confined to individuals as bearers of rights, are not merely anti-discriminatory based on the assumption of न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स ऑल सिटीजन्स। एक चीज यहां पे बहुत बढ़िया से क्लियर ये हो जा रही है कि ना क्यू शुरुआत कर सकता है, ना आर शुरुआत कर सकता है, ना एस शुरुआत कर सकता है। ये बात यहां पे बिल्कुल क्लियर हो जा रही है बेटा, ना क्यू शुरुआत करेगा, ना आर शुरुआत करेगा, ना एस शुरुआत करेगा। तो देखो एस भी नहीं शुरुआत कर सकता, आर भी शुरुआत नहीं कर सकता है, पी शुरुआत कर सकता है। तो वी हैव पी आर, दोनों में ही पी आर है, एस क्यू आना चाहिए, क्यू एस होना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए पी आर को पढ़ते हैं पहले। पी बोल रहा है द क्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन P are not merely anti-discriminatory based on the assumptions of neutrality। PR हो गया। उसके बाद में nor are they confined to the individuals as bearers of rights of the state towards all citizens। ये हो सकता है QS हो सकता है या SQ को पढ़ते हैं। क्या हो गया है, PR हो गया, PR on the assumption of the neutrality। फिर उसके बाद में Q पढ़ते हैं, nor are they confined to individuals as bearers of rights of the state towards all citizens। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं based on the assumption of the neutrality, PR हो गया, फिर Q on the assumption of neutrality of the state towards all citizens nor are they confined to individuals as bearers of rights। इसमें हमारे पास में है भैया
पहले हम SQ को लगा दें या फिर QS को लगा दें। तो देखो एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं Q के बाद में S लगाऊंगा तो बेयरर्स ऑफ राइट के बाद में ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजंस नॉर आर दे कन्फाइंड टू इंडिविजुअल्स, है ना, पूरे सिटीजंस की बात करेंगे ना, ये कन्फाइंड है इंडिविजुअल्स में। तो नॉर वाला पॉइंट बाहर आएगा, बाद में आएगा, पहले आएगा जनरलाइज पॉइंट, उसके बाद ही हम नॉर लिख सकते हैं, यानी कि S के बाद में ही Q चाहिए, तो C वाला पॉइंट यहां पे सेंस नहीं बनाएगा, इट वुड बी PRSQ। PRSQ को हमें लिखना पड़ेगा। देखो बेटा जब भी कभी नॉर की बात हो रही है इसका मतलब है ये चीज बाद में आई है, पहले बताओ कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाद में हम नॉर वाले पॉइंट को लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली प्रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। Learning teaching process continued seamlessly, but it took it in its stride, pulling through enough. क्यों ना शुरू करेगा ना खत्म करेगा, चलो एक चीज यहां से मालूम चल गई, क्यों ना शुरू करेगा ना खत्म करेगा, ये वाला बाहर हो गया। Innovations to ensure that the, क्या चीज, दैट द के बाद में व्हाट नहीं मालूम, आर खत्म नहीं कर सकता, एक ऑप्शन और बाहर, डी यहां से और बाहर। द पैंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये चीज हो सकती है शुरू। तो अब यहां पे बात करें, हमारे पास में क्या है, PQ बच रहा है और SQ बच रहा है। चलो PQ को पढ़ के देखते हैं। लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली, P के साथ में Q, बट इट टुक इट इन इट स्ट्राइड, पुलिंग थ्रू इनफ, BQ हो गया, फिर R, इनोवेशंस टू इंश्योर दैट द पैंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, continued seamlessly but it took in its stride, pulling through enough innovations to ensure that the pandemic। देखो बेटा अगर हम PQRS की बात करें तो एक दा यहां है, एक दा यहां है, दो दो दादा ने लगेगा, पॉसिबल नहीं है, तो RS नहीं लग सकता, ए बाहर हो गया। SQRP हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसका लॉजिक हो सकता है, तो चलो SQRP को पढ़ के देखते हैं। द पैंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, फिर आएगा Q, बट इट टुक इट इन स्ट्राइड, पुलिंग थ्रू इनफ, SQ हो गया, फिर R, innovations to ensure that the learning teaching process continued seamlessly। So SQRP यानी ऑप्शन नंबर C would be the correct choice। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25th क्वेश्चन। Proscribed at the slightest hint of any seditious intent, the dramatic performances act effectively mark the end of direct। एंड ऑफ डायरेक्ट का मतलब इसके बाद में क्या है अभी नहीं मालूम चल पा रहा, यानी ये खत्म नहीं करेगा, क्यू से खत्म नहीं हो सकता, एक ऑप्शन को यहां से मैंने बाहर निकाल दिया, ये बात तो फिक्स हो गई। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे, क्यू खत्म नहीं कर सकता। पॉलिटिकल एक्टिविज्म व्हाट लिटिल हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यूड टू बी, मतलब एस खत्म नहीं करेगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यूड टू बी, चलो ठीक है, एस शुरुआत कर सकता है। नाउ लेट्स लुक एट SR, QS एंड QR, पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा वाला सही बन रहा है। SR देखते हैं। इन द बंगाली पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यूड टू बी द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, सॉरी SR देखना है, कंटिन्यूड टू बी पॉलिटिकल एक्टिविज्म, अरे कंटिन्यूड टू बी पॉलिटिकल एक्टिविज्म SR, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, SR नहीं हो पाएगा। सी देखो QS, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट इन द बंगाली पब्लिक थिएटर, अरे एंड ऑफ डायरेक्ट का के बाद में तो कुछ बताओ, इसका मतलब QS भी यहां पे गड़बड़ कर रहा है। QR देखते हैं, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ये ठीक है, QR परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। QR के बाद में SP पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म व्हाट द लिटिल हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन द बंगाली पब्लिक थिएटर although some place continued to be proscribed at the slightest hint of any seditious intent, right? So QRSP, option number D is the correct choice here। चलो देखो बेटा क्वेश्चंस इजी हैं, अगर आपको जोड़ना आता है और चीजों को कनेक्ट करना आता है तो क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस बात यह है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे सही तरीके से लॉजिक लगा के इनको जोड़ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। 26 देखो, मॉडरेशन एंड कंप्रोमाइज में मीन दैट मल्टी पार्टी, A final problem is that the tendency towards, अब towards का मतलब आगे क्या है नहीं मालूम है, towards what नहीं मालूम, क्यों खत्म नहीं करेगा, चलो यहां खत्म भी नहीं कर रहा है। आर अनेबल टू ऑफर, आर शुरू नहीं कर सकता, चलो आर शुरू नहीं करेगा। आर अनेबल टू ऑफर क्लियर आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स, सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल सेंटर दैट दे, एस खत्म नहीं करेगा, एस खत्म नहीं करेगा, ए ऑप्शन यहां से बाहर हो जा रहा है। अब बचते हैं हमारे पास में कई कुछ ऑप्शंस जिनको पढ़ पढ़ के देखेंगे कि कौन सा वाला यहां पे लॉजिक बना पा रहा है। ठीक है, क्यूपी है, एसपी है और एसक्यू है। चलो क्यूपी को पढ़ते हैं। अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट द टेंडेंसी टुवर्ड्स मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज में मीन दैट मल्टी पार्टी, अच्छा क्यूपी अच्छा लग रहा है।
फिर एस पढ़ते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल सेंटर दैट दे आर अनेबल। देखो एस के साथ में तो आर ही चाहिए बेटा, एस के साथ में आर चाहिए और एस आर ही सीक्वेंस होना चाहिए, आर पहले नहीं एस बाद में नहीं, एस आर वुड बी द सीक्वेंस। तो एस आर जहां पे नहीं है उनको बाहर कर देते हैं। देखो इधर एस आर है, इधर एस आर नहीं है, ये बाहर हो गया, एस आर यहां पे भी नहीं है, ये भी बाहर हो गया। तो एक ही ऑप्शन यहां बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसलिए हम जाएंगे क्यू पी एस आर के साथ में। ऐसा क्यों किया है, देखो यहां पे एस क्या बोल रहा है, दैट दे के बाद में दे आर अनेबल टू ऑफर क्लियर आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स, ठीक है, दे के साथ में आर, ठीक है, दे के बाद में आ फाइनल तो लगा नहीं सकते, दे के बाद में मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज भी नहीं लगा सकते, मतलब दे के साथ में क्या चाहिए, आर अनेबल। तो एस के साथ में आर ही चाहिए, एस आर सिर्फ एक में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। देखो बेटा कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ पेयर्स मिल जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा एक पॉइंट मिल जाएगा जो ना खत्म कर सकता है ना स्टार्ट कर सकता है, तो उस बेसिस पे एलिमिनेट हो जाएगा। कुल मिला के हमको एलिमिनेशन मेथड को हमेशा प्रेफरेंस देनी है, कुल मिला के हमको एलिमिनेशन मेथड को प्रेफरेंस देनी है, और इसी से हमारा मोस्टली जो होगा वो काम निकल जाएगा और मोस्टली पेपर यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। सो फिलहाल यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट चॉइस, दैट इज QPSR। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन कह रहा है, even after an offense has been committed, provisions for women still is dependent on the observations of the rules of procedure and evidence by the implementing agencies। देखो आर शुरुआत नहीं कर पाएगा, ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल, अब एस के बाद में क्या है ये नहीं मालूम है, इसका मतलब है एस भैया खत्म नहीं करेगा, एस कहीं खत्म भी नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट स्टार्ट कर सकता है। यहां पे बेटा देखो 3 पॉइंट्स पी के हैं और एक है एस का, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको और देखते हैं कौन सा वाला पॉइंट स्टार्टिंग कर सकता है। तो यहां पे पहले है हमारे पास में पीएस, देखो इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल, ठीक है, एस ठीक है। क्यू all its favorable provisions for women still is dependent on the observations of the rules of procedure and evidence by the implementing agencies, ठीक है, बहुत अच्छा है ये, ए वाला बहुत अच्छा है। पी के साथ में क्यों पढ़ते हैं, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड प्रोविजंस फॉर वुमेन स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस द क्रिमिनल जस्टिस। देखो क्यू के साथ में जैसे एस लगाया गलत हो गया, ये बी बाहर है। सी देखो पी के साथ में आर लगाते हैं, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पी के साथ में आर बिल्कुल भंटाधार, एस के साथ में क्यू लगाते हैं। द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजंस फॉर वुमेन, एसक्यू ठीक है, प्रोविजंस फॉर वुमेन स्टिल इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके बाद में आर ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रूलर्स ऑफ ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस बाय द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। उसके बाद में फिर क्यू सॉरी उसके बाद में फिर आर ये हो गया, उसके बाद में फिर पी बाय इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अरे बाप रे, इसने लास्ट बात को जो है वो गड़बड़ कर दिया भैया, तो आर के साथ में पी यहां पे गड़बड़ हो गया। कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, ए की जो है सेंस दे रहा था, सो वील गो विद ऑप्शन नंबर ए एज आर प्रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चंस में डाउट्स हो बेटा प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, we'll be discussing them further. Question number 28, similar contents to earn more revenues, the theater similar contents to earn more revenues। अभी similar किस चीज के similar है, ये चीज अभी तक फिलहाल बताई नहीं गई है, तो किस चीज का सिमिलर है ये चीज अब बताया नहीं गया है, तो अब इसको स्टार्टिंग कैसे मान लेंगे। तो यहां पे ये है कि किस चीज का सिमिलर है, ये चीज अभी तक मिसिंग है, यानी कि पी स्टार्टिंग करने के लिए केपेबल नहीं है, तो पी भैया सी और डी नहीं हो सकता। द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स एंड एम्फसाइज स्ट्रेटजीज स्टेजिंग प्लेज विद। अच्छा विद के मतलब विद खत्म नहीं कर पाएगा, यानी एस खत्म नहीं कर पाएगा, तो यहां पे क्या हो गया भैया, एस खत्म नहीं कर पा रहा, यानी कि ये एस वाला पॉइंट बाहर हो गया। 3 पॉइंट तो हमने ऐसे ही बाहर कर दिए, विद के बाद में कुछ तो होना चाहिए, मतलब एस के बाद में कुछ तो होना चाहिए, तो एस भी बाहर हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स रीड इट एंड फाइंड आउट कि क्या ये लॉजिक दे रहा है या फिर भैया ये लॉजिक नहीं दे पा रहा है। देखो जरा क्या है, QRSP, क्यू को शुरुआत करते हैं, द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड, फिर है आर द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, फिर उसके बाद में एच एंड एम्फेसाइज स्टेजिंग प्लेज विद सिमिलर कंटेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यूज, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी, हो सकता है आर्टिकल 21 विच डील्स विद द राइट टू लाइफ एंड मैग्नानिमिटी हैज एक्सपाउंडेड प्रोफाउंडली द सिस्टमैटिक सेमांटिक स्वीप ऑफ। देखो ना एस खत्म कर सकता है और ना आर शुरू कर सकता है, अब एस खत्म नहीं कर सकता और ना आर शुरू कर सकता है, चलो ठीक है। यहां पे स्टार्टिंग हो रही है पी से और एस से, लेट्स रीड पी वाले पॉइंट और फिर एस एक्सक्यूज मी
पहले रीड करते हैं पीएस वाले, पी वाले पॉइंट एंड देन वील रीड टू एसपी। सबसे पहले पीएस, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी प्रोफाउंडली द सिस्टमैटिक स्वीप ऑफ है, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी प्रोफाउंडली द सिमेंटिक स्वीप ऑफ, कोई सेंस नहीं बन रहा, पीएस बाहर हो गया, ए बाहर, एसपी पढ़ते हैं, प्रोफाउंडली द सिस्टमैटिक स्वीप ऑफ। देखो प्रोफाउंडली व्हाट नहीं मालूम, एस को शुरुआत करने के लिए नहीं रख सकते, एस के साथ में क्यू, एस शुरुआत नहीं कर सकता तो एस बाहर हो गया, पी आर एस क्यू देखते हैं। पी, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी एंड मैग्नानिमिटी हैज एक्सपाउंडेड, फिर एस प्रोफाउंडली द सिस्टमैटिक स्वीप ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, स्वीप ऑफ के बाद में तो आर्टिकल 21 ही चाहिए, तो एस के साथ में क्यू फिक्स है, इसका मतलब है पी आर एस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस दैट आई हैव टेकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज और अ डिस्क्रेडिटेड लीडर और गवर्नमेंट, वन ऑफ दीज इज दैट इन फोकसिंग ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ अ पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल पे बात खत्म नहीं हो सकती है, दिक्कत हो जाएगा, पॉलिटिकल पे बात खत्म नहीं होगी मतलब क्यू पे बात खत्म नहीं हो सकती है। वन ऑफ दीज इज दैट, वन ऑफ दीज मतलब क्यू शुरुआत करे, चलो ठीक है मान लेते हैं, हो सकता है वन ऑफ दीज के बारे में बात कर रहा हूं, इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटी इज चैलेंज एज अ रिजल्ट, ठीक है, आर मतलब यहां पे शुरुआत नहीं कर पाएगा भैया, गलत हो जाएगा अगर आंसर हम शुरुआत करेंगे, इज चैलेंज एज अ रिजल्ट, regime or system of rules tells us little about the circumstances, circumstances about what नहीं मालूम अभी, चलो तो शुरुआत के लिए PQ है, SP है, QR है और QS है, देखते हैं ये करके, यहाँ पे P भैया शुरुआत नहीं कर पाएगा ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज, यानी कि A वाला तो बाहर हो जाएगा, A ऑफ से शुरुआत नहीं करते हैं, फिलहाल एक पॉइंट को बाहर करते हैं। एसपी को देखते हैं, रिजीम और सिस्टम ऑफ रूल टेल्स अस लिटिल अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, एस के साथ में फिर पी, सिस्टम ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज और अ डिस्क्रेडिटेड लीडर और गवर्नमेंट, एसपी हो गया, फिर क्यू, इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटी चैलेंज एज अ रिजल्ट, वन ऑफ दिस इज दैट, अरे बाप रे ये गलत हो गया है ना, अब ये गलत हो गया, आर के साथ में क्यू गलत हो गया भैया, सॉरी क्यू के साथ में आर गलत हो गया, ऑफ अ पॉलिटिकल इन विच, आर के साथ में पी गलत हो गया है ना, यही तो देख रहे थे, एस के साथ में पी ठीक था, उसके बाद में हमने देखा एस के साथ में पी ठीक है, फिर उसके बाद में क्यू देखा, वन ऑफ दोस इज दैट फोकसिंग द लेजिटिमेसी ऑफ अ पॉलिटिकल, उसके बाद में आर देखा, इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटी चैलेंज एज अ रिजल्ट, फिर उसके बाद में पी, तो ये सब गड़बड़ होने लगे, तो एस के साथ वाला भी बाहर हो गया, फिर क्यू आर पी एस की बात करें, वन ऑफ दीज इज दैट इन फोकसिंग द लेजिटिमेसी ऑफ अ पॉलिटिकल, फिर उसके बाद में आर, इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटी चैलेंज एज अ रिजल्ट, फिर क्यू के साथ में आर, one of these is that in focusing on the legitimacy of a political in which political authority is challenged as a result. अब भैया is that in focusing on the legitimacy of a political in which political authority is challenged as a result, चलो Q के साथ R मान लेते हैं, फिर आता है P, of unpopular policies or a discredited leader or government, regime or a system of rule that tells about the circumstances, गलत, कोई सेंस नहीं बना रहा, सारी बातें सिर्फ कह रहा है। QSRP की बात करते हैं, देखो Q से शुरुआत करें, one of these is that in focusing on the legitimacy of a political regime or a system of rules tells us little about the circumstances, QS हो गया, फिर R पे बात करते हैं, in which political authorities challenged as a result of unpopular policies or a discredited leader or government, as a result of what, ये चीज हमको P में मिल रही है, तो R के साथ में P चाहिए, ये फिक्स है। अब देखो R के साथ में P यहाँ पे आ रहा है, ये वाला भाई साहब बाहर हो चुके थे, तो क्या बन रहा था, देखो Q के साथ R नहीं फिक्स हो पा रहा था, इसलिए भाई साहब बाहर हो गए, तो QSRP यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट चॉइस मिल जा रहा है, ठीक है। चलो 30 चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यहां पे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। देखो डायरेक्शन से बात करते हैं, लेकिन डायरेक्शंस बहुत सिंपल है इसके, हमेशा यही होता है, आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें कई बार एक इडियम को अंडरलाइन किया होता है और कई बार ऐसा होता है, देखो फिलहाल अभी तक ऐसा होता चला आ रहा था कि आपको सेंटेंस में इडियम को यूज नहीं करने दिया जाता था, आपको सिर्फ एक इडियम दिया होता था, उसका मीनिंग बताना होता था, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा सा सेंटेंस को मुश्किल रखते हुए एक इडियम को फिट किया हुआ है, इस इडियम का आपको बताना है एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो चलो डायरेक्शंस देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज एन अंडरलाइंड इडियम और फ्रेजेस, ईच सेंटेंस इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम और फ्रेज। अब सीधी सी बात है, यहां पे हर एक क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें एक वर्ड, एक इडियम को अंडरलाइन किया है, ये इडियम या फ्रेज कुछ भी हो सकता है, आपको बताना है कि इस इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग इन 4 में से कौन सा वाला है। सीधी सी इतनी सी बात करनी है और आपको मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, I always prefer to study physics and mathematics. Now choosing economics and literature for further studies is another kettle of fish. अब kettle of fish का मतलब क्या है? देखो
अब जो केटल होता है, जो केतली होती है, क्या उसमें मछली रहती है? नहीं रहती है। मतलब अगर आप केतली में मछली रख रहे हो तो ये एकदम अलग सी चीज कर रहे हो, जो नहीं होता है जनरली। मतलब कुछ अनयूजुअल सा करना, बिल्कुल डिफरेंटली कर देना कोई भी चीज को। सो केटल ऑफ फिश का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग मैटर, है ना, मतलब जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे फिश एक जार में रहती है, केटल में नहीं रहती, केटल में चाय रहती है। तो वैसे अगर आप केटल ऑफ फिश बोल रहे हो मतलब एकदम अलग मैटर हो गया। सो ए से कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, स्लाइटली डिफरेंट मैटर, स्लाइटली नहीं, बिल्कुल अलग। ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर। अब देखो मुश्किल है कि नहीं है, अगर आप केतली में पानी रख दो और मछली को रख दो तो ऐसा नहीं कि मछली मर जाएगी, लेकिन ये एकदम ऑड सी चीज है। डूइंग थिंग्स इन अ हरी, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे एकदम अलग तरीके से काम हो रहा है। सो 31 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है ही क्रिटिसाइज द पार्टिसिपेंट्स फॉर सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज में आप एक तरफ का फैसला ना ले पाओ। जैसे मान लो कोई आदमी सिटिंग ऑन द फेंस की बात करे, अगर ये फेंस है, कोई आदमी अगर यहां बैठा है तो उसको ये वाला साइड जाना है कि ये वाला साइड जाना है, अगर वो नहीं डिसाइड कर पा रहा है, इसको बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। तो ऑप्शंस में है नॉट फॉलोइंग द रूल्स, गलत है। टेकिंग साइड्स, टेक साइड होता तो यार ये आता ही नहीं। सी कह रहा है नॉट टेकिंग अ डिसीजन, डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भैया हम किस साइड जाएं, ए की साइड जाएं या बी की साइड जाएं, नहीं मालूम चल पा रहा है, दैट्स इट इज सिटिंग ऑन द फेंस। शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर द चेयर, अरे यार चेयर के लिए कोई इज्जत नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। He strained every nerve to understand the discourse on philosophy. Strained every nerve का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे टेंशन लेना, है ना, अगर बहुत ज्यादा टेंशन लेना की बात कर रहे हैं तो जो नस होगी वो स्ट्रेन हो जाएगी, यानी कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको बोलते हैं strained every nerve. So he strained every nerve to understand the discourse of philosophy. क्या हो जाएगा? ट्राइड हार्ड, क्रिटिसाइज, ट्राइड हाफ हार्टेडली, रेज्ड क्वेश्चंस। अब यहां पे ऊट पटांग ऑप्शंस लिखे हुए हैं, क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ट्राइड हार्ड, क्रिटिसाइज, ट्राइड हाफ हार्टेडली या रेज क्वेश्चंस का कोई सेंस नहीं है। कहते हैं ना यार दिमाग की नस खिंच रही है, दिमाग फट जाएगा, मतलब आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो किसी चीज पे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किसी चीज पे कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है When it comes to using technology, she is completely at sea. At sea का मतलब क्या होता है बेटा? At sea का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, नहीं मालूम होना कि क्या करना है ना। तो at sea का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना यार, परप्लेक्स हो जाना, जिसमें नहीं मालूम चल पाए कि भैया क्या करना है, इसका क्या होने वाला है, ये सब कुछ ना मालूम चल पाए। तो ऑप्शन में हमारे पास में रिलैक्स, कंफ्यूज, कंफर्टेबल या प्रिपेयर्ड। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, सो रिलैक्स, कंफर्टेबल और प्रिपेयर्ड बाहर हो जाएंगे, कंफ्यूज यहां पे आंसर हो जाएगा। एट सी को कभी कभी इन्होंने ऑल एट सी भी दे सकते हैं ये। सो ऑल एट सी या एट सी का मतलब सेम होता है बेटा, याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एट सी ऑल एट सी दोनों सेम मीडियम्स हैं, कभी भी कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे। He is not a great scholar but he has got a gift of the gab. देखो गैब का मतलब होता है बकबक करना, गैब का मतलब होता है बकबक करना, बकबक करना। तो गिफ्ट ऑफ द गैप है मतलब बोलने में बहुत अच्छा है, वाक्य बहुत अच्छा है वो आदमी। ठीक है, सो एबिलिटी टू राइट क्रिएटिवली, एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, एबिलिटी टू कन्विंस, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। कौन सा हो जाएगा? ए बी सी बाहर है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। इफ समबडी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, वो बहुत मस्त तरीके से, बहुत कन्विंसिंगली बोल सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा यहां पे एज अ करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 36। This car belongs to Ravi, but recently it changed hands. Changed hands का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि सेकेंड हैंड कार ली है, यानी कि अब उसका ओनर कोई और हो गया, तो हैंड चेंज करने का मतलब क्या होता है? ओनर बदल जाना, सीधी सी बात है यार। तो चेंज हैंड्स का मतलब क्या है? चेंज ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल सही, एक ही पहला ही आंसर सही हो गया, चेंज ऑफ ओनरशिप होता है बेटा। ठीक है, व्हेन समथिंग चेंज्ड हैंड्स, चेंजेस हैंड्स, या व्हेन समथिंग चेंज ऑब्वियसली चेंजेस हैंड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसका ओनर बदल रहा है, उसका जो मालिक है या जिसको बिलोंग कर रही है वो चीज, वो चेंज हो जा रही है। तो चेंज हैंड्स का मतलब चेंज ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। फिर भी बीसीडी देख लो क्या कह रहा है। चेंज ऑफ ड्राइवर, चेंज ऑफ मैकेनिक, चेंज ऑफ मशीनरी। अब देखो ड्राइवर लिख के क्या दिखा रहा है कि भैया कार बदल गई है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार ही सेकेंड हैंड हो सकती है, तो ओनरशिप बदलेगी, सिर्फ ड्राइवर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कोई भी मालिक उसका बदल सकता है। ठीक है बेटा, चलो 37 की बात करते हैं। सो 37 वुड से विद 37 क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे, देखिए जरा। He turned down the news assignment. He felt that he already had too many irons in the fire. Irons in the fire का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारी चीजें एक साथ आपके पास आ जाना, उसको बोलते हैं irons in the fire.
है ना, ही हैड टू मेनी आयरन्स इन द फायर, ऑलरेडी बहुत सारे टास्क है कंप्लीट करने के लिए, इसको बोलते हैं आयरन्स इन द फायर। अब हमारे पास में ऑप्शन है हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज, अरे बाप रे ये तो बहुत गलत हो गया। बी कह रहा है हैविंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग टास्क, ये भी बाहर हो गया। सी बोल रहा है हैविंग फाइनेंशियल हर्डल्स, ये भी बाहर है। डी बोल रहा है हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, ऑब्वियसली दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। सो हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट है इसका सही ऑप्शन, जिसका ईडियम एग्जैक्टली होता है आयरन्स इन द फायर। इसको हम बहुत सिंपली ये भी बोलते हैं टू मच डिशेज इन द प्लेटर, टू मच इन द प्लेटर या टू मच डिशेज इन द प्लेटर, इसका मतलब भी सेम होता है, बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी एक साथ ले लेना कि भैया मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, इसको बोलते हैं आयरन्स इन द फायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। देखो 38 क्या बोल रहा है बेटा, समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू अदर कंट्रीज। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है भैया एक जगह से जो दिमाग है या जो दिमागदार लोग हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, वो खाली होते जा रहे हैं और दूसरी जगह पे भरते जा रहे हैं। सो ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, ऐसे कह लो कि बहुत ज्यादा जो नॉलेजेबल लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश में लोकेट होते जा रहे हैं या दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते जा रहे हैं, दैट इज अ ब्रेन ड्रेन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अदर कंट्री फॉर हायर स्टडीज, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्रीज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अदर कंट्री फॉर सिक्योरिटी, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अदर कंट्री फॉर एक्सकर्शन। अबे सैर करने नहीं जा रहे हैं तो डी बार है, सिक्योरिटी के लिए भी नहीं, ऐसा नहीं कि भैया हम इनको सिक्योरिटी नहीं, यहां पे गोली मार दी जा रही है, यहां पे कह रहा है फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ए भी बाहर है। फॉर हायर स्टडीज, पढ़ने के लिए नहीं, अच्छे कॉन्टेक्स्ट के लिए, पैसा ज्यादा मिले, फेम ज्यादा मिले, सो फॉर दैट दे आर मूविंग टू अनदर कंट्री, सो इट इज द ब्रेन ड्रेन। चलो अगला नेक्स्ट है बेटा 39 की बात करते हैं। 39 बोल रहा है आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन। अब यहां पे इसका मतलब क्या है? एज राइट एज रेन का मतलब होता है एकदम बिल्कुल मेंटल और फिजिकल पीस मिल जाना कि भैया अब बढ़िया से काम कर सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, इसको बोला जाता है एज राइट एज रेन। तो ए है टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन। टू बी फिजिकली एक्टिव से एक लौता हो गया, ये एक तरफा हो गया। बी कह रहा टू बी एबल टू रिकॉल द पास्ट इवेंट्स, अबे हिप्नोटाइज थोड़ी कर रहे हैं कि पास्ट इवेंट्स को रिकॉल नहीं कर सकते या कर सकते हैं। डी कह रहा टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ऐसा भी नहीं है। क्या हो रहा है? एज राइट एज रेन का मतलब क्या होता है? मेंटली और फिजिकली बिल्कुल एक्टिव फील करना और शांत फील करना कि भाई बहुत थक गए थे, लेट मी बी एज राइट एज रेन, मतलब मुझे थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद मैं एकदम मस्त चंगा हो जाऊंगा। ठीक है, 40th क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से जरा। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक का मतलब भैया ऐसी कोई चीज जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे मान लो मैं आपको ग्रीक लैंग्वेज लिख के दिखा दूं, आपको लगा भाई सर ये क्या पढ़ा रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसी कोई चीज जो आप नहीं समझ पा रहे हो या आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही, उसको बोलते हैं इट इज ऑल ग्रीक्स। ठीक है, तो यहां पे इट इज ऑल ग्रीक टू मी, समथिंग विच आई डोंट बिलीव, अरे नहीं बिलीव करने की बात नहीं है, बिलीव तो आप तब करोगे जब आप कुछ समझ पाओगे। बी कह रहा है समथिंग विच आई डोंट एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस भी तभी होगी जब आप समझ पाओगे। सी कह रहा है समथिंग विच आई डोंट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, पहचानते तब है जब हम ऑलरेडी कभी इसको देखे होते हैं। ग्रीक का मतलब कुछ ऐसा जिसको समझ ही नहीं आ रहा, कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, दैट वुड बी टर्म्ड एज ऑल ग्रीक। याद रखिए बेटा, बढ़िया इडियम है ये। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 नंबर वाला क्वेश्चन है जो ये है भैया स्पॉटिंग एरर्स का। स्पॉटिंग एरर्स में डायरेक्शन सेम होते हैं हर बार, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, पर फिर भी एक बार डायरेक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। ये कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड एज ए, बी एंड सी। 3 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो सेंटेंस है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी करके इनको नाम दिया गया है। आपको हर सेंटेंस को पढ़ना और बताना है कि इस सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं है। फिर आपको अगर बताना है अगर कोई गलती नहीं है तो यहां पर नो एरर को सेलेक्ट कर दोगे, अगर गलती है तो सीधा बता देना कि भैया गलती यहां पे है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ते हैं। यू शुड रीड, देखो यहां पे स्क्रॉल कर लेते हैं पहले, खूब सारा कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कम से कम एक साथ करेंगे। चलो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स। देखो बेटा, अगर टू के साथ में मुझे वर्ब लगानी होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब ये सही है। लेकिन अगर टू बी के साथ में लगानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखो 2 + V1 होता है और 2B प्लस क्या होता है, 2 + B होता है V3। तो यहाँ पे 2B लिखा है इसलिए 2B अपडेटेड लिखेंगे तब ये सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है करेक्ट चॉइस, जिसमें अपडेट की जगह अपडेटेड लिखना पड़ेगा क्योंकि बेटा यहाँ पे 2B है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड, आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस दिस वीकेंड। बिल्कुल ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे द्वारा विजिट किए जाएंगे इस वीकेंड पे, कोई गलती नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। हाउएवर द टास्क इज फ्रॉम डन,
पर्टिकुलरली इन इंश्योरिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। यार अगर आप इसको पढ़ोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। हाउएवर द टास्क इज फ्रॉम डन, फ्रॉम डन की जगह अगर हम ये लिख दें फार फ्रॉम डन, मतलब हालांकि काम अभी कंप्लीट होने से बहुत दूर है, कंप्लीट होने के आसपास भी नहीं भटक रहा, इसको बोलते हैं फार फ्रॉम डन, नॉट फ्रॉम डन, इट शुड बी फार फ्रॉम डन। तो ऑप्शन नंबर ए में बेटा एरर आप स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? 44 कह रहा है लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। यार एक्सपंज अगर आप कर दोगे इसका मतलब होता है खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना, लेकिन यहां पे ऐड मोर फैसिलिटीज, अब जब ऐड करना है तो एक्सपंज थोड़ी लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे? एक्सपैंड लगा सकते हैं या फिर एक्सप्लोर लगा सकते हैं। तो एक्सपैंडिंग या एक्सप्लोरिंग में से कोई एक चीज करेंगे तब ये सही माना जाएगा। सो एक्सपैंडिंग या एक्सप्लोरिंग वुड बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें एरर हमें मिल गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 कह रहा है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड बाय फ्राइडे। अब यहां देखो क्या गड़बड़ कर दिया है, ये है मॉडल। हमने सीखा था मॉडल के साथ में क्या करते हैं, अगर मॉडल के बाद में V3 लगा है तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 लगा सकते हैं, बिना बी का ये नहीं चल पाएगा। तो मस्ट रिसीव्ड की जगह क्या लगाएंगे? मस्ट बी रिसीव्ड लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी में एरर स्पॉट कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा, सो मस्ट रिसीव्ड नहीं, मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्राइडे हो जाएगा। चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 46 क्वेश्चन को देखो, परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। ठीक है, अब यहां पे शायद द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर के साथ में हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन सच अ वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट इट इज हार्टनिंग दैट इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड एडमिरेबल रिसाइलेंस। अब इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वरना यहाँ पे रिसाइलेंस जो लिखा है इसी को आप सही मान लोगे बेटा। देखो रिसाइलेंस नहीं होता है, ये होता है रेजिलियंस, RESILIENCE। रिसाइलेंस का मतलब होता है दोबारा चुप हो जाना, और रेजिलियंस का मतलब होता है किसी भी चीज से लड़ सकने की क्षमता जो होती है ना, सहनशीलता कह सकते हैं, लड़ सकने का एबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे रिसाइलेंस लिख दिया है, क्या चाहिए? रेजिलियंस चाहिए। यहाँ पे साइलेंस जो है वो गलत लिखा है, इसकी जगह रेजिलियंस लिखेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर सी में हमें एरर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में एरर स्पॉट कर सकते हैं। ध्यान से समझ लो, देखो कैसे बारीक बारीक एरर्स कई बार करी जा रही हैं, है ना। चलो रिसाइलेंस की जगह रिसिलियंस, अगर आपने इसको पढ़ने में थोड़ी सी भी ढिलाई करी तो ये क्वेश्चन बेटा पक्का गलत हो जाएगा। 48 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। अब इसको एक गो में पढ़ोगे तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन देखो गलती क्या कही है, एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट। एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट नहीं, एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट होगा ना, अपना रिग्रेट बताओ भैया। तो यू रिग्रेट थोड़ी, तुम रिग्रेट थोड़ी, तुम्हारा रिग्रेट बताओ कि तुम्हें क्या चीज का रिग्रेट है। सो यू रिग्रेट गलत है, इट शुड बी योर रिग्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट चॉइस बन जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे देखते हैं। माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक वेस्ट बंगाल। Migrating elephant herds appear like West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring states from where they cross over। अच्छा, माइग्रेटिंग एलिफेंट्स को वेस्ट बंगाल बहुत इतना ज्यादा पसंद है कि और कहीं नहीं जाती हैं। अपीयर लाइक कैसे हो जाएगा? अपीयर हटा देंगे, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स लाइक वेस्ट बंगाल सो मच हो जाएगा। यहां पे अपीयर जबरदस्ती लगा दिया है, और देखो ये पढ़ने में सेंटेंस बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो एक हिंट तो ये मिली है भैया कि यहाँ पे ए में एरर होगी, लेकिन क्या एरर होगी ये भी जानना जरूरी है। तो अपीयर हटा देंगे, सही हो जाएगा कि माइग्रेटिंग एलिफेंट्स को वेस्ट बंगाल इतना पसंद है कि भैया ये ज्यादा टाइम यही रहना चाहते हैं देन द नेबरिंग स्टेट्स जहां से वो क्रॉस ओवर होते हैं। ठीक है, चलो 50th क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स। एक्सक्यूज मी, ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स। अब यार ट्रक्ड नीटली, ट्रक्ड क्या होता है? ट्रक्ड कुछ नहीं है बेटा, क्या होगा? टक्ड नीटली, TUCKED, टक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, मतलब पाइल ऑफ क्लोथ्स के नीचे चुपचाप छुपा देना। जैसे मम्मी लोग पैसा छुपा देती ना, उसको टक इन बोलते हैं, टक कर देना बोलते हैं। तो ट्रक्ड नहीं होगा, टक्ड होगा। टक नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स इन द कबर्ड आर द लेटर्स रिटन बाय माय मदर टू माय फादर 30 years ago। क्या हो जाएगा? टक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स। पाइल ऑफ क्लोथ्स के नीचे चुपचाप एकदम नीचे रख देना। तो किसी चीज के अंडर कोई चीज को छुपा देने को बोलते हैं टक इन कर देना। सो ट्रक्ड की जगह टक्ड कर देंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं बेटा।
चलिए 51 वाला क्वेश्चन है बेटा सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स में आपको क्या बताना होता है, सिमिलर मीनिंग्स आपको बताने होते हैं कि भैया इसका मीनिंग सिमिलर वाला किसके साथ मैच कर रहा है। डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ईच एंड एवरी सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। अब यहां पे आपको करना है, हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको एक वर्ड को अंडरलाइन करके दिया गया है, आपको बताना है इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग कौन सा वाला दे रहा है। ठीक है, इतना सिंपल सा काम करना है। तो चलिए पढ़ने से शुरुआत कर ली है, अब बात करते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है। देखो His views on the matter are utopian। यूटोपिया का मतलब होता है बेटा कोई चीज ऐसी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो चीज ऐसी जो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो परफेक्ट इसका मुझे एक मीनिंग की तरह चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब रियल हो गया, आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, यही हो जाएगा इसका सिनोनिम। प्रैक्टिकेबल और मटेरियलिस्टिक की बात यहां पे नहीं होगी, आइडियल या परफेक्ट इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। देखो, द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर न्यूगेटरी या नगेटरी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। कौन से वाले के साथ जा सकते हैं? अब यहां पे बात हुई है कि द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर नगेटरी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। अब कौन से वाले के साथ में जा सकते हैं? नगेटरी का मतलब होता है जो नल मान लिया जाए, या फिर जो ऐसा चीज जिसको हमने इंपॉर्टेंस के बेसिस पे बिल्कुल जीरो मान लिया हो। ठीक है, तो यहां पे हमें चाहिए कि ऐसा भैया जो चीज इंप्लीमेंटेशन को बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो एक्सप्लिसिटली भी नहीं करेंगे, इंप्लिसिट भी नहीं करेंगे, ये दोनों तो भाई हैं, दोनों बाहर हो गए। ठीक है, कंपोजिट की बात नहीं हो रही है, इनइफेक्चुअल हो जा रहा है, जो चीज इफेक्टिव ही नहीं हो, तो दैट्स इनइफेक्चुअल या नगेटरी। यहां पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 53 और 54 को देखते हैं एक साथ में। हाँ, दोनों क्वेश्चन स्क्रॉल हो गए। चलिए ठीक है, तो पहला बोल रहा है ही फर्स्ट कन्व्यूल्स्ड एंड देन कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। पहले वो कन्व्यूल्स हुआ, उसके बाद वो फ्लोर पे कोलैप्स हो गया। अब यहां पे देखो कन्व्यूल्स का मतलब क्या है भैया, पहले वो कन्व्यूल हुआ, उसके बाद में वो फ्लोर पे गिर गया। कन्व्यूल्स का मतलब होता है बेटा ऐसे कांप जाना, है ना, कपकपी पकड़ लेना, इसको कन्व्यूल्स बोलते हैं। सो क्राउड शाउटेड और क्राइड की जगह शिवर्ड लेंगे हम यहाँ पे, दिस वुड बी द करेक्ट सिनोनिम। तो बी सी डी को हटाना पड़ेगा, शिवर्ड या जो कांप जाना होता है दैट इज कन्व्यूल्स्ड। ठीक है, वी मस्ट नॉट बिकम कंप्लेसेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। कंप्लेसेंट का मतलब होता है बेटा सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना। तो हमें जो प्रोग्रेस है टेक्नोलॉजी की, उसके लिए सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि चलो भैया सब कुछ आ गया, अब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है या अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए। ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यहां पे कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। हमें करना है यहां पे कंप्लेसेंट की बात। यहां पे डिसकंटेंटेड है, कंटेंटेड है, इग्नोरेंट है और अनश्योर है। देखो कंटेंटेड का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज के लिए कंफर्म हो जाए बिल्कुल कि भैया यही चीज होने वाली है, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं होगी। डिसकंटेंट का मतलब है हमको मालूम ही नहीं चल पा रहा कि चलो कुछ भी होता जा रहा है, हमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इग्नोरेंट और अनश्योर है, तो यहां पे जब श्योरिटी की बात हो जाएगी, कंप्लेसेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड की बात हो जाएगी। सो वी विल बी कंटेंटेड कि भैया नहीं, यही चीज परफेक्ट है, इसके अलावा और हम किसी चीज के साथ में नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट चॉइस। 55 पे बात करते हैं, 54 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, द एम्प्लॉयज रिजेक्टेड द डेरिसरी पे ऑफर। डेरिसरी का मतलब होता है भैया जो बेकार सा हो, खराब हो, है ना। तो यहां पे डेरिसरी पे ऑफर का मतलब है जो चीज आपको फुलफिलमेंट के हिसाब से कम दिख रही हो, दैट इज डेरिसरी। अब इसके लिए हमें चाहिए एक सिनोनिम। तो सिनोनिम के लिए हमें चाहिए ऐसा वर्ड जो इसी को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर दे रहा हो। पार्शियल का मतलब हाफ होता है, फुल तो यहां पे ऑपोजिट हो जाएगा। डेरोगेटरी का मतलब होता है नीचा दिखाने वाला, इट वुड बी इनएडिक्वेट। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहां पे जब पे ऑफर की बात है तो नीचा दिखाने वाला नहीं, ऑफर जो हो जो नीचा हो या कम हो, इसके लिए इनएडिक्वेट है। यहां पे नीचे की जगह कम का कॉन्टेक्स्ट होगा, जस्ट बिकॉज यहां पे ऑफर की बात थी। डेरिसरी का मतलब बेटा डेरोगेटरी भी होता है, लेकिन जब पे ऑफर की बात होगी तब ये क्या हो जाएगा, कम वाले कॉन्टेक्स्ट में चलेगा। ठीक है, चलो 56 देखो। दे सक्सेसफुली डिफ्यूज द सिचुएशन। डिफ्यूज का मतलब क्या है, सक्सेसफुली इन्होंने क्या कर दिया, सिचुएशन को डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना।
सक्सेसफुली खत्म कर दिया सिचुएशन को। अब यहां पे हमारे पास है मिटिगेटेड, मेडिटेटेड, एक्टिवेटेड या नरेटेड। नरेटेड का मतलब बता देना, एक्टिवेट का मतलब स्टार्ट कर देना, मेडिएटेड का मतलब है बीच में किसी भी चीज में इंटरफेयर कर देना। सो मेडिएटेड, एक्टिवेटेड, नरेटेड ये सब खत्म है। मिटिगेट का मतलब होता है बेटा कम कर देना, इसका मतलब होता है कम हो जाना या कम कर देना। डिफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना या बहुत ज्यादा जीरो के बराबर कर देना। सो नियर अबाउट सिनोनिम इसका कौन सा हो जाएगा? मिटिगेटेड हो जाएगा। बाकी सारे इसके बिल्कुल दूर दूर तक कहीं भी मतलब भटक नहीं रहे हैं। सो इट वुड बी डिफ्यूज या फिर मिटिगेटेड। ठीक है, कम कर देना होता है मिटिगेटेड का एग्जैक्ट मीनिंग। चलिए 57th क्वेश्चन पे आते हैं। 57th इधर ही है? नहीं, 57th है इधर। द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। फ्लाउंडर्ड का मतलब होता है भैया बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, इधर उधर, अप्स एंड डाउन्स। फ्लाउंडर्ड का एग्जैक्ट मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स आना। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना, बहुत सारी दिक्कतें आना, दैट इज फ्लाउंडर्ड। सो फेस मेनी प्रॉब्लम्स, ग्लाइडेड थ्रू बेकार है, फ्लोटिंग ग्लाइडिंग बेकार हो गया। सक्सीडेड की बात हो गई अगर, तो यहां पे बहुत सारा जो अप्स एंड डाउन्स है उसका मतलब नहीं निकल पाएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर का कॉन्टेक्स्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे जिसका मतलब है फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा है बेटा, तीनों स्क्रॉल कर लेते हैं, नहीं सिर्फ दो ही आ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है ब्रेविटी और इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें करना है मीनिंग। तो देखो ध्यान से समझो, ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? ब्रेविटी का मतलब होता है कोई भी चीज में बहुत ज्यादा प्रिसाइज कर देने, मतलब कोई भी चीज को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली बता देना कि मतलब उसमें इधर उधर जाने की चांसेस नहीं होती हैं, उसको ब्रेविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लेंथीनेस है, कंसिजन है, परमानेंस है एंड एग्जाम्पलरी है। देखो एग्जाम्पलरी तो नहीं है यहाँ पे, परमानेंस है कि टेम्पररी है ये भी नहीं बताया गया है, लेंदी है कि बहुत प्रिसाइज है। अगर ब्रेविटी का ऑपोजिट पूछा होता तो लेंदीनेस ले लेते, इसलिए यहां पे हम कंसेशन पे जाएंगे। कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, इसका मतलब होता है बेटा टू द पॉइंट, और यही चीज यहां पे ब्रेविटी के थ्रू भी बताई गई है। सो हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी या फिर टू द पॉइंट बात करने वाला। तो उसके लिए वी हैव वर्ड कंसेशन, या कंसाइज होना भी इसका सही वर्ड होता। 59 पे बात करेंगे। He was too obtuse to understand the merits of the case. वो इतना obtuse था कि वो merits को नहीं समझ सकता था, है ना, या फिर merits of the case, या जो केस के positives थे उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा वो बेवकूफ टाइप का था, ये बहुत ज्यादा बुद्धू टाइप का था। सो obtuse का मतलब होता है बुद्धू या फिर बेवकूफ। देखते हैं, सेंसिटिव तो बाहर हो जाएगा, केयरफुल भी नहीं होगा, क्विक विटेड का मतलब हो गया फटाफट बहुत तेज दिमाग वाला, तो ये सारे बेकार है। ऑप्शन नंबर डी डल एकदम सही है। सो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है बेटा डल या बुद्धू सा होना, या फिर जिसका मोटी बुद्धि हो उसको हम डल या ऑब्ट्यूज बोलते हैं। नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर ड्यूरिंग द मीटिंग। अब क्या चीज ट्रांसपायर कर गई है मीटिंग के दौरान, ये किसी को नहीं मालूम है। अब एमर्ज्ड है, एक्सचेंज्ड है, वॉज स्पोकन या मर्ज्ड है, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं? ध्यान से समझो इसको। देखो ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है कौन सी चीज निकल के आ रही है, ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है उभर के आना, है ना, ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है उभर के बाहर आना, उभर के बाहर आना। नो वन न्यू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। सो उभर के बाहर आने के लिए हमारे पास में एमर्ज्ड है, एक्सचेंज्ड बाहर है, वॉज स्पोकन, मर्ज्ड भी बाहर है। मर्ज मतलब मिल जाना, ये बाहर है। एमर्ज का मतलब होता है बाहर निकल के आना या फिर उभर के आना, कि भाई ये चीजें अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी, मीटिंग में ये भी सारी चीजें निकल के सामने आई हैं, राइट। सो आज के लिए 60 क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग बाकी के बचे हुए 60 क्वेश्चंस। तो कहीं मत जाइएगा, इन क्वेश्चंस में जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी का बचा पेपर, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।